ये आपके पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम, जिसके अंदर आपको 3 प्रोसेस गिवन है, P1, P2 और P3। साथ इनके ब्रश टाइम गिवन है, 24 है P1 का ब्रश टाइम, फिर P2 का ब्रश टाइम और फिर P3 का ब्रश टाइम। उसने ये कहा है जी आपने इसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के थ्रू आपने इसको गैंड चार्ट के अंदर प्लॉट करना है, कि आपने ना इसका गैंड चार्ट बताना है कि इसका गैंड चार्ट क्या बनेगा। लेकिन हमने इसका जो मेथड फॉलो करना है ना, वो नॉन प्रिमिटिव मेथड फॉलो करना है। नॉन प्रिमिटिव मेथड का मतलब ये होता है कि आपने इसके अंदर किसी और प्रोसेस को अलाउ नहीं करना कि वो इसके अंदर आ सके। देखें कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये मेरे पास गैंड चार्ट बनेगा। मेरा ब्रश टाइम यूं स्टार्ट होगा 0 से, ये 0, 1, 2, इसी तरीके से सो ऑन चलता जाएगा। जब सबसे पहले देखें, अब इसमें ना बेसिकली तौर पे आपके पास अराइवल टाइम जो है ना वो गिवन नहीं है। देखें आपके पास ना इसमें उसने अराइवल टाइम यहां पर गिवन नहीं दिया हुआ कि किस वक्त के ऊपर पहुंचे। हमने अज्यूम यही करना है कि ये तीनों के तीनों एक ही टाइम के ऊपर जो है वो हमारे पास आकर पहुंच चुके हैं। मतलब 0 के ऊपर P1 भी आ चुका था, 0 के ऊपर P2 भी आ चुका था और 0 के ऊपर P3 जो है वो भी पहुंच चुका हुआ था हमारे पास। अब हमारे पास क्या हुआ कि 0 टाइम के ऊपर पहला प्रोसेस है मेरे पास P1। ये मैंने P1 को CPU अलॉट कर दिया। अब P1 ने 0 से लेके 24 तक तय करेगा अपना टाइम। ये जो टाइम पीरियड होगा ना, ये आपके पास P1 का टाइम होगा। ये सारे का सारा जो टाइम पीरियड है ये P1 जो है वो तय करेगा। क्लियर होगी बात। जब P1 की वर्किंग कंप्लीट हुई, इसके बाद P2 जो है वो मेरे पास स्टार्ट हो गया। तो अब मैंने P2 को टाइम अलॉट कर देना है। P2 24 से लेके 27 तक जाएगा, तो इसका 3 का ब्रश टाइम जो है वो पूरा हो जाएगा मेरे पास। ठीक होगी बात। फिर P2 के बाद P3 आएगा मेरे पास, P3। ये P3 आएगा 27 से 30 तक। क्लियर होगी जी बात। P3 जो है वो मेरे पास 27 से 30 तक आएगा। तो ये इसका टाइम पीरियड मेरे पास मुकम्मल हो गया। एक दफा दोबारा समझ लें, P1, P2 और P3 हर एक का हमारे पास ब्रश टाइम गिवन था। ठीक हो गया। P1 स्टार्ट हुआ है 0 से लेके 24 तक जाएगा, तो इसके 24 टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद P2 आया, P2 का ब्रश टाइम 3 था, तो 24 और 3 27 हो गए। फिर उसके बाद P3 आया, तो P3 का ब्रश टाइम था 3, तो 27 और 3 जो है वो 30 जो थे वो हमारे पास पूरा हो गया। क्लियर यहां तक। ये था हमारे पास इसका गैंड चार्ट। इसको हम नाम देते हैं गैंड चार्ट का। अब वो ये बात करता है कि आपने ना इसका हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम आउट भी निकालना है, कि हमारे पास इसका एवरेज वेटिंग टाइम आउट क्या निकलेगा। एवरेज वेटिंग टाइम आउट, कि हमारे पास इसका एवरेज वेटिंग टाइम आउट जो है वो हमारे पास इसका क्या निकलेगा। तो इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए हमें इसके फार्मूले के ऊपर जाना पड़ेगा कि इसका फार्मूला जो है वो हमें क्या कहता है। तो इसी से पहले अभी पहली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला क्या होता है और वेटिंग टाइम का जो है वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है। एक दफा दोबारा यहाँ पे मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। जो वेटिंग टाइम होता है ना, बेसिकली तौर पे अगर आपने वेटिंग टाइम निकालना है, तो वेटिंग टाइम का फार्मूला होता है हमारे पास, वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रस्ट टाइम। ब्रस्ट टाइम हमें फार्मूले में गिवन है, टर्न अराउंड टाइम जो है वो हमने निकालना होगा। तो अब टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला देख लें। टर्न अराउंड टाइम, इसका फार्मूला वो हमें ये कहता है ब्रस्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम। 12 बजे। इसके दो फार्मूले हमारे पास, एक होता है जी ब्रस्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम, या इसका एक दूसरा फार्मूला हम लेते हैं। ये थोड़ा सा आसान फार्मूला तस्वुर किया जाता है, मैं इसी को ज्यादातर फॉलो करवाता हूं, इसी फार्मूले को।
कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक हो गया। ये हमारे पास ना बेसिक जो है वो फार्मूले हैं। इन दो फार्मूलों को आपने जो है वो लाजमी जहन के अंदर आपने रखना है जी। ठीक होगी बात, ये चीज समझ आ गई यहां तक। ये फार्मूले जो है आपको जहन में होने चाहिए कि ब्रश टाइम प्लस वेटिंग टाइम, या टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब देखें, मैंने ना इसका जो है वो पहले नंबर पे वेटिंग टाइम जो है वो निकालना है प्रोसेसेस का। तो उसके लिए देखें, हम अगर बात करें ना अपने प्रोसेस की वेटिंग टाइम, मेरे पास है प्रोसेस P1, P2 और P3। ये मेरे पास प्रोसेस है, इनका मैंने वेटिंग टाइम जो है वो निकालना है, P1 का, P2 का और P3 का। जी, आपको क्वेश्चन के अंदर सब कुछ शो होगा कि आपने क्या क्या चीज जो है वो फाइंड आउट करनी होती है, लेकिन फार्मूले जो है वो आपको पहले से एग्जैक्टली जेन के अंदर होने चाहिए। अब वेटिंग टाइम जो है वो मैंने P1 का, P2 का और P3 का निकालना है। अब देखिए वेटिंग टाइम वो कहता क्या है। वेटिंग टाइम का फार्मूला अगर देखें तो टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रस्ट टाइम है। ठीक है। अब मेरे पास पहले टर्न अराउंड टाइम क्या है, मुझे तो टर्न अराउंड टाइम का नहीं पता। तो टर्न अराउंड टाइम कहता है जी कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक हो गया, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब देखें, अब P1 का मैं पहले निकाल रहा हूं टर्न अराउंड टाइम, ये है मेरे पास टर्न अराउंड टाइम। ठीक है। अब देखें P1 जो है वो कंप्लीट कहां पे हुआ था, 24 के ऊपर। ये P1 कंप्लीट हुआ हमारे पास 24 के ऊपर। तो इसका टर्न अराउंड टाइम निकलेगा 24 माइनस अराइवल टाइम। अराइवल इसका कब हुआ है, अराइवल हमें गिवन नहीं है, तो यहां पे हमने अराइवल यही एज्यूम किया हुआ है कि तीनों के तीनों जो है वो हमारे पास एक ही टाइम के ऊपर पहुंच चुके थे, 0 के ऊपर। तो इसका अराइवल टाइम था मेरे पास 0, तो इसका टर्न अराउंड टाइम मेरे पास आ गया 24। ठीक होगी जी बात। उसके बाद P2 को देखा जाएगा, तो P2 जो है वो कंप्लीट हो रहा है 27 के ऊपर। ठीक है जी, P2 जो है वो कंप्लीट हो रहा है 27 के ऊपर। ठीक हो गया। अब कंप्लीशन टाइम 27 माइनस अराइवल टाइम इसका है 0, तो ये आ गया आपका 27। इसी तरीके से P3 है, P3 का कंप्लीशन टाइम था 30, तो इसका कंप्लीशन टाइम आ गया 30 माइनस अराइवल टाइम 0, तो ये मेरे पास 30 निकला है। ये मेरे पास फाइंड आउट हुआ है टर्न अराउंड टाइम। तीनों का हमने सबसे पहले जो है वो टर्न अराउंड टाइम जो है वो फाइंड आउट कर लिया। ठीक हो गया। अब आपने चला जाना है वेटिंग टाइम के ऊपर। तो वेटिंग टाइम का फार्मूला आपके पास क्लियर है, टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रस्ट टाइम। तो अब अगर मैं इसका वेटिंग टाइम फाइंड आउट करूं तो P1 है मेरे पास, P2 है मेरे पास और P3 है। अब वो ये कहते हैं जी आपने इसका वेटिंग टाइम जो है वो फाइंड आउट करना है। अब देखें वेटिंग टाइम का फार्मूला क्या है मेरे पास, टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रस्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम P1 का टर्न अराउंड टाइम कितना आया 24, इसका ब्रस्ट टाइम कितना है 24, दोनों चीजें 24 है, 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बात। टर्न अराउंड टाइम भी 0, ब्रस्ट टाइम भी 0, 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। क्लियर यहां तक बात। P2 की बात करते हैं जी। P2 का टर्न अराउंड टाइम है जी 27। ठीक हो गया जी।
इसका टर्न अराउंड टाइम आया 27 माइनस इसका ब्रश टाइम कितना है, P2 का ब्रश टाइम 3 है, तो 27 माइनस 3 24 आ गया मेरे पास। 27 माइनस 3 इज इक्वल टू 24 आ गया मेरे पास। ठीक होगी जी बात। ये मेरे पास P2 का वेटिंग टाइम निकल आया, टर्न अराउंड टाइम था 27, ब्रश टाइम था इसका 3 इज इक्वल टू 24। अब आ जाए P3 के ऊपर। P3 का टर्न अराउंड टाइम मेरे पास निकला हुआ है जी 30, ब्रश टाइम ऊपर क्वेश्चन में गिवन है 3, तो 30 माइनस 3 हो जाएगा मेरे पास 27। ये मेरे पास तीनों का वेटिंग टाइम निकल आया। P1 का जो वेटिंग टाइम था वो मेरे पास निकला जी 0, P2 का जो वेटिंग टाइम था वो मेरे पास निकला 24, और P3 जो है इसका मेरे पास जो वेटिंग टाइम निकला वो निकला 27। ठीक हो गया जी। अब हमने फाइंड आउट कर लेना इनका एवरेज वेटिंग टाइम आउट, कि हमें एवरेज कितना टाइम लगा इसके ऊपर। तो एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम कितना होगा, P1 का टाइम प्लस P2 का टाइम प्लस P3 का टाइम, जितना इन्होंने टाइम तय किया डिवाइडेड बाय 3 इसलिए किया क्योंकि 3 प्रोसेस थे, जितने प्रोसेस होंगे हम उनको उतने ही प्रोसेस के ऊपर जो है वो डिवाइड करते जाएंगे। P1 का जो प्रोसेस का टाइम था वो वेटिंग टाइम था 0, P2 का वेटिंग टाइम था 24, P3 का वेटिंग टाइम था 27 डिवाइडेड बाय 3। 24 और 27 जो है ये मेरे पास आपस में ऐड होंगे, ये मेरे पास बन गया 51 डिवाइडेड बाय मेरे पास 3, तो 51 डिवाइडेड बाय 3 करें तो आंसर आता है जी 17। तो मेरे पास एवरेज वेटिंग टाइम आ गया 17। ये हमारे पास आ गया कि एक प्रोसेस को सीपीयू जो है वो तकरीबन 17 जो है आपके पास जो है वो वेटिंग टाइम अलॉट कर रहा है। क्लियर होगी जी बात। ये था हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के तहत नॉन प्रिमिटिव मेथड के। मैंने देखा जी नॉन प्रिमिटिव में